नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। बरसों बरस पहले तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में एक छोटा सा बच्चा जब घंटों तक समुद्र किनारे बैठकर आसमान में उड़ते हुए परिंदे और बगुलों को देखा करता था, तो मानो उसके भी दिल के अरमानों के पंख लग जाते थे और वह यही सोचता था कि मैं भी एक दिन उनकी तरह एक ऊंची उड़ान भरूंगा। उनका यकीन था कि जिनके सपने नहीं होंगे तो साकार क्या होगा। वक्त और तारीख बड़ी तेजी से बदली और उस बच्चे ने हिंदुस्तान के आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरी। आज की ये जो कहानी है वो है आदरणीय श्री अब्दुल कलाम साहब की। तो आइए दोस्तों सुनते हैं एक और पॉजिटिव सोच की कहानी। दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के मिडिल क्लास तमिल परिवार में जन्मे एक लड़के की कहानी, जो बचपन में अखबार बेचकर अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की मदद करता था। रुपए पैसे की थोड़ी किल्लत तो थी, लेकिन माँ आशियम्मा के साये में बचपन बड़ा महफूज था उसका। माँ से सीख मिली कि जिंदगी में अच्छाई और दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। पिता जैनुल अब्दीन अब्दुल पेशे से एक नाविक थे, निहायत ही समझदार और उम्दा किस्म के इंसान। वो ना तो तालीम याफ्ता थे और ना ही पैसे थे उनके पास, लेकिन हौसला कमाल का था। पिता की परवरिश और समझाइश का बच्चे के कच्चे मन पर ताउम्र के लिए ऐसा असर पड़ा कि उनकी बातें उसके दिल पर छप गई। दोस्तों एक कहानी है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। कलाम साहब का नाम कानों में पड़ते ही एक छवि दिमाग में उभरती है, एक सौम्य, शांतचित्त और मुस्कुराता हुआ चेहरा। अपने बचपन की यादों के गलियारों में घूमते हुए कलाम साहब को वो बहुत सी बातें याद आने लगती थी, जिन बातों ने उनके मन पर गहरा असर छोड़ा और उनकी जिंदगी का रुख तय करने में मदद की। वो कहते थे कि हम लोग रामेश्वरम में 19वीं सदी में बने अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। रोज शाम को घर के पास में बनी एक बहुत पुरानी मस्जिद में रोजाना शाम को मेरे अब्बू नमाज पढ़ने जाते थे, तो मुझे भी साथ ले जाते। नमाज पढ़ने के बाद वे अपने बहुत पुराने दोस्त पक्षी लक्ष्मण शास्त्री से मिलते थे, जो कि रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी थे। दोनों घंटों तक स्पिरिचुअल मसलों पर बातचीत किया करते थे। मैं चुपचाप उनकी बातचीत सुना करता। एक दिन बोले कि जिंदगी में जब भी आफत वाली मुश्किल आए तो उस मुश्किल को समझने की कोशिश करो। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने और तराशने का मौका देती हैं। मैंने अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में भी अपने अब्बू की बात याद रखी कि इस दुनिया जहान में हम सबसे ऊपर एक महान शक्ति है, एक परवरदिगार है जो हमें मुसीबत, नाकामी और मायूसी से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाने में मदद करता है। एक और शख्स था मेरे बचपन की जिंदगी में, इसरार अहमद जलालुद्दीन। उम्र में मुझसे 15 बरस बड़ा। रोज देर शाम को हम दोनों लंबी सैर पर जाते थे। मस्जिद वाली गली से कुछ दूरी पर ही रास्ते में शिव मंदिर पड़ता था, जिसके चारों तरफ हम भी उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जितनी श्रद्धा से वहां आए हुए यात्री। उस जमाने में जलालुद्दीन ही हमारे इलाके में एक ऐसा शख्स था जो अंग्रेजी लिख पढ़ सकता था। वो हमेशा पढ़ाई लिखाई की और बड़े बड़े पढ़े लिखों के बारे में बातें करता। साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर और नए नए आविष्कारों की बातें करता था। उसकी बातें मेरे अंदर एक रोमांच पैदा करती थी। इन दोनों ही शख्सों का मेरी आने वाली जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ा। बचपन में रामेश्वरम में समुद्र के किनारे बैठकर आसमान में उड़ते हुए परिंदे और बगुलों को देखकर मेरे अंदर के अरमानों के पंख लग जाते थे।
मुझे यकीन था कि एक दिन मैं भी इन परिंदों की तरह ऊंची उड़ान भरूंगा। अपने हाई स्कूल के टीचर अय्यादुराई सोलोमन मुझे बहुत ही प्रेरित करते और साथ ही यकीन भी करते थे कि मैं जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करूंगा। वे कहा करते थे कि जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 चीजों पर कंट्रोल होना जरूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। बाद के बरसों में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम.जी. के मेनन और विक्रम साराभाई के साये में एक काबिल इंजीनियर के तौर पर पहचान मिली। स्कूली शिक्षा के बाद कलाम साहब तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से सन 1954 में ग्रेजुएशन करने के बाद 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चले गए और 1960 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी की। फिर भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में बतौर वैज्ञानिक अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में ही भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बना लिया। उन दिनों कलाम साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के भी सदस्य बन गए थे। उसके बाद उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का मौका मिला। 1969 में उनका तबादला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। यहाँ पर वे भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल योजना के निर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए। उनकी इस परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित हो गया था। इसरो में शामिल होना कलाम साहब के करियर का अहम मोड़ था। सन 1963 में उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संस्थान नासा की यात्रा की। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने जब परमाणु परीक्षण किया तो परीक्षण देखने के लिए कलाम साहब को भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों से कलाम साहब प्रसिद्ध हो गए थे और उनका नाम पूरे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना अपनी कैबिनेट की मंजूरी के उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया गया। वे इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव रहे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया। इसमें उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। इस दौरान मिली मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के कारण NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की कई ब्रांचेस और कई यूनिवर्सिटीज से भी विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। हमेशा ही देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बात करते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव कैंपेन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया था। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें सन 2000 और 2004 में 2 बार MTV यूथ अवार्ड के लिए भी मनोनीत किया गया था। एक बातचीत के दौरान कलाम साहब बोले कि मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि मैंने लाखों युवाओं की जिंदगी में रोशनी पैदा करने की कोशिश की, उनकी हौसला अफजाई की। आखिर अंतिम सुख तो रूह और आत्मा की तसल्ली ही है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अपने हर एक उस
फ्रेंड को टैग जरूर करें जो कलाम साहब को अपना आदर्श मानते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।